मित्रों नमस्कार। मैं विजेंद्र और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व एवं उत्तरवर्धन। इसमें हमारा जो टॉपिक था वो ये था जीन स्थानांतरण की विधियां। पिछले वीडियो में हमने वाहक अणु रहित जीन स्थानांतरण की कुछ विधियां पढ़ी, जिनमें थी इलेक्ट्रोफोरेशन, शॉटगन, माइक्रो इंजेक्शन और लाइपोसक्शन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जीन स्थानांतरण की दूसरी विधि है वाहक अणु मध्यस्थ जीन स्थानांतरण। देखो, पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए दो वाहकों का प्रयोग किया जाता है। हमने जो पहली विधि पढ़ी थी वो थी वाहक अणु रहित। इसमें किसी प्रकार के वाहक का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि यहां हम पढ़ने वाले हैं वाहक अणु मध्यस्थ, यानी इन विधियों में पादपों में जीन स्थानांतरण करने की इन विधियों में वाहक का उपयोग किया जाता है। और यहां हम दो प्रकार के वाहकों का उपयोग करेंगे। फर्स्ट जो वाहक है वो होता है प्लाज्मिड वाहक, और सेकंड जो वाहक है वो है वायरस वाहक। देखिए, प्लाज्मिड वाहक और वायरस वाहक की अपन यहां बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड वाहक होते हैं दो। यहां हम बात करेंगे दो प्लाज्मिड वाहक की, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। दो प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस का टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। ये दो प्लाज्मिड की बात है प्लाज्मिड वाहक में करेंगे। जबकि वायरस वाहक में फूल गोभी मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस और जेमिनी वायरस के बारे में पढ़ेंगे हम। यहां बात कर रहे हैं अपन प्लाज्मिड वाहक की। तो देखिए, प्लाज्मिड वाहक दो हैं, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। और दूसरी बात कर रहे हैं अपन वायरस वाहक, ये तीन है, कैबेज यानी फूल गोभी मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस और थर्ड है जेमिनी वायरस। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा जीन स्थानांतरण। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस द्वारा जीन स्थानांतरण। हम बात करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस द्वारा जीन स्थानांतरण। मित्रों, 1980 में पहली बार आनुवांशिक पदार्थ को एग्रोबैक्टीरियम की कोशिका संवर्धन में स्थापित किया गया था। सबसे पहले 1980 में सर्वप्रथम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, पहली बार आनुवांशिक पदार्थ को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के कोशिका संवर्धन में स्थापित किया गया था। देखिए, जो टीआई प्लाज्मिड जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, जो टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड मर्दा में पाए जाने वाले तथा द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करने वाले जीवाणु, ये जो टीआई है, ये टीआई प्लाज्मिड है, ये कहाँ होता है? देखो, एक तो मर्दा में पाए जाने वाले मर्दा में, और द्विबीजपत्री पादपों को, कौन से पादपों को? द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करने वाले जीवाणु कौन सा जीवाणु है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। में पाया जाता है। ये टीआई जो प्लाज्मिड है, हम बात किसकी कर रहे हैं? टीआई प्लाज्मिड द्वारा जीन स्थानांतरण की। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मर्दा में पाया जाने वाला जीवाणु। ये जीवाणु को कहाँ पाया जाता है? मर्दा में। और ये क्या करता है? द्विबीजपत्री पादपों को क्या करता है? संक्रमित करने वाले जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है, और इससे इसको पृथक किया गया था। ठीक है, तो देखिए, द्विबीजपत्री पादपों की कोशिका रूपांतरण में प्लाज्मिड वाहक एग्रोबैक्टीरियम के टीआई व एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के आरआई प्लाज्मिड के द्वारा होता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि द्विबीजपत्री पादपों की
कोशिका रूपांतरण में प्लाज्मिड वाहक दो प्रकार के प्लाज्मिडों का उपयोग किया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता है। कोशिका में रूपांतरण के लिए प्लाज्मिड वाहक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स का। इसका है राइजोजिन्स का आरआई प्लाज्मिड। अब अपन यहां कितने प्लाज्मिड की बात करें? अपन ने प्लाज्मिड वाहक पढ़े थे दो, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड कहां से प्राप्त किया गया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। आरआई प्लाज्मिड है, ये कहां से प्राप्त किया गया? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से। तो दो प्लाज्मिड है अपने पास, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड द्वारा स्थायी जीन स्थानांतरण होता है। कैसा होता है? स्थायी जीन स्थानांतरण। जबकि हमने वायरस प्लाज्मिड, वायरस वाहक पढ़े, इन वायरस वाहकों द्वारा अस्थायी जीन स्थानांतरण होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा जीन स्थानांतरण। ये कहां पाया जाता है? देखो, मर्दा में और द्विबीजपत्री पादप को संक्रमित करने वाला जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। ठीक है, कहां से अलग किया गया इसको? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। कौन सा प्लाज्मिड अलग किया गया? टीआई प्लाज्मिड। और आरआई कहां से प्राप्त किया गया? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से। ये दो प्लाज्मिड वाहक हैं, ये पादपों में क्या करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में टीआई क्षेत्र होता है 23 किलो बेस का। इन दोनों में ही टीआई क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? टीआई क्षेत्र। कितना? 23 किलो बेस का होता है। आकार कितना होता है इसका? टीआई क्षेत्र का 23 किलो बेस आकार का एक टीआई क्षेत्र होता है, जो ओपाइन मेटाबॉलिज्म, ध्यान से सुनना, ओपाइन मेटाबॉलिज्म व पादप हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ओपाइन मेटाबॉलिज्म व पादप हार्मोन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, टीआई क्षेत्र होता है, इन दोनों ही प्लाज्मिडों में एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं टीआई क्षेत्र। इसका आकार कितना होता है? 23 किलो बेस का होता है। इसके द्वारा ओपाइन मेटाबॉलिज्म में पादप हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। ये पादप हार्मोन के और ओपाइन मेटाबॉलिज्म के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, और यह क्षेत्र पादप कोशिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है। देखो, ये जो क्षेत्र है, कौन सा? टीआई क्षेत्र। ये टीआई क्षेत्र क्या करता है? ओपाइन मेटाबॉलिज्म व पादप हार्मोन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ये क्या करता है? इसको कहां से अलग किया गया? टीआई क्षेत्र को टीआई प्लाज्मिड। इन दोनों प्लाज्मिडों में कौन सा क्षेत्र होता है? टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? ओपाइन मेटाबॉलिज्म पादप हार्मोन का संश्लेषण करता है। अब क्या किया जाता है? देखो, इस टीआई प्लाज्मिड को, इस टीआई क्षेत्र को ही किसमें प्रविष्ट कराया दिया जाता है? पादप कोशिका में। किसमें प्रविष्ट कराया जाता है मित्रों? ये पादप कोशिका में इसको प्रविष्ट जब करवा दिया जाता है, तो ये क्या करता है? इस टीआई का डीएनए अंश इस पादप कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, और इस डीएनए अंश को, इस डीएनए का, इसका जो टीआई क्षेत्र का जो डीएनए का भाग है, टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए का भाग है, वो कहलाता है टीडीएनए। देखिए, हमने क्या किया? सबसे पहले वाहक हमने कहां से लिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से। कौन सा? टीआई प्लाज्मिड। और दूसरा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से। कौन सा? आरआई प्लाज्मिड। इन दोनों में ही क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं टीआई क्षेत्र। उस टीआई क्षेत्र का आकार कितना होता है? 23 किलो बेस। अब उस टीआई क्षेत्र द्वारा क्या होता है? ओपाइन में मेटाबॉलिज्म। देखो, ओपाइन मेटाबॉलिज्म व पादप हार्मोन संश्लेषण होता है। अब इस ओपाइन मेटाबॉलिज्म पादप हार्मोन संश्लेषण करने वाले टीआई क्षेत्र को किसमें प्रविष्ट करा दिया गया? पादप कोशिका में। और जैसे ही पादप कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह क्षेत्र जीनोम द्वारा, इस पादप कोशिका के जीनोम द्वारा क्या कर लिया जाता है?
अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। पादप कोशिका के जीनोम द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पादप कोशिका क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। पादप कोशिका रूपांतरित हो जाती है। तो हमने पढ़ा वाहक अणु रहित 4 विधियां पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाहक अणु मध्यस्थ। इसमें वाहक का प्रयोग किया जाता है और वाहक 2 प्रकार पढ़े हमने, प्लाज्मिड वाहक और वायरस वाहक। ठीक है, प्लाज्मिड वाहक हमने 2 पढ़े, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। ये कहां से प्राप्त किए गए, कहां से प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए हमें द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करने वाला जीवाणु कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, उससे टीआई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन से आरआई प्लाज्मिड, ये दोनों ही प्लाज्मिड एक दूसरे में रूपांतरित होता है। इनमें एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसको क्या कहते हैं, टीआई क्षेत्र। इसका आकार कितना होता है, 23 किलो बेस होता है। और इसमें क्या होता है, ओपाइन मेटाबॉलिज्म, ओपाइन उपापचय व पादप हार्मोन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अब अपन ने क्या किया, इस टीआई को किसमें प्रविष्ट करा दिया, टीआई क्षेत्र को पादप कोशिका में, और इसको पादप कोशिका के जीनोम द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। पादप कोशिका द्वारा इसको अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है और पादप कोशिका क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये टीआई प्लाज्मिड इसमें पादप कोशिका में प्रविष्ट होता है, पादप कोशिका के जीनोम के साथ संलयित होता है, जैसे ये होता है उसके बाद में ये अर्बुद निर्माण करता है, गांठ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। देखो यहां ये क्या करता है, यहां अगर इसको अलग कर लिया जाए तो भी इसने अपना डीएनए का कुछ भाग इसमें प्रविष्ट करा दिया। वो कौन सा था, टीडीएनए। तो अब होता है मित्रों यहाँ पे अर्बुद का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे गांठ का निर्माण या अर्बुद का निर्माण। हमने किसको प्रविष्ट कराया था, टीआई क्षेत्र को। इसका आकार था 23 किलो बेस। जब हमने इसको कोशिका में प्रविष्ट कराया तो कोशिका के जीनोम द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, टीआई प्लाज्मिड को अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। और अंतर्ग्रहित किया जाता है तो उस समय ये अपने डीएनए का कुछ अंश उसमें प्रविष्ट करा देता है। और ये जो डीएनए का अंश प्रविष्ट कराता है उसको कहते हैं टीडीएनए। टीडीएनए क्या है, ये टीआई प्लाज्मिड का डीएनए होता है। ठीक है, जैसे ही उसमें प्रविष्ट करवाया जाता है तो ये क्या करता है, संक्रमण का कार्य करता है। और संक्रमण करने से धीरे धीरे उसमें किसका निर्माण होने लगता है, गांठ का निर्माण होने लगता है। तो मित्रों टीआई प्लाज्मिड के छोटे भाग के स्थानांतरण से, टीआई प्लाज्मिड के छोटे भाग के स्थानांतरण से पादप में अर्बुद निर्माण प्रेरित होता है। क्या प्रेरित होता है, अर्बुद निर्माण। देखिए क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड को पादप कोशिका में जैसे ही स्थानांतरित करते हैं तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये पादप कोशिका में अर्बुद निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, और अर्बुद निर्माण को प्रेरित करता है तो उसमें किसका निर्माण होता है, धीरे धीरे गांठ बनना स्टार्ट होता है, गांठ बनने लगती है। ठीक है, देखो पादप के जीनोम में समाकलित होने वाला टीआई का जो डीएनए खंड है उसको क्या कहेंगे, अपने अभी पढ़ा था, उसको कहेंगे टीडीएनए। टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए पादप कोशिका के साथ समाकलित होता है, जुड़ता है, वो डीएनए कौन सा होता है, टीडीएनए। ये टीडीएनए किसका डीएनए है, टीआई का डीएनए होता है जो पादप कोशिका के साथ समाकलित होता है। ठीक है ना, और ये क्या करता है, संक्रमण का कार्य एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के गुणसूत्रीय व प्लाज्मिड जनित जीनों के नियंत्रण से होता है। ये जो ट्यूमर का निर्माण है ये किसके कारण होता है, संक्रमण का कार्य एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के गुणसूत्रीय
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के गुणसूत्रीय व प्लाज्मिड जनित जीनों द्वारा होता है। देखो जैसे ही पादप में, क्योंकि जड़ों में कौन सा होता है, टीआई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु। ये क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु इनमें संक्रमण करता है। संक्रमण करता है तो इसमें कौन सा डीएनए, टी डीएनए, इसके डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है और समाकलित होने के बाद में यहाँ पे किसका निर्माण होता है, गांठ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ट्यूमर बनने लगती है इसमें धीरे धीरे ट्यूमर का आकार बनने लगता है, ट्यूमर का निर्माण लगता है और यहाँ संक्रमण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से सुनना एक बार। देखो हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड के छोटे भाग के स्थानांतरण से पादप में अर्बुद निर्माण प्रेरित होता है, अर्बुद का निर्माण होना स्टार्ट होता है और ये किसके कारण होता है, पादप के जीनोम में समाकलित होने वाले टीआई का जो डीएनए है उसको क्या कहेंगे, टी डीएनए के कारण होता है। ठीक है, और संक्रमण का कार्य एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के गुणसूत्रीय व प्लाज्मिड जनित जीनों के कारण होता है, जीनों के नियंत्रण में होता है। ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम गुणसूत्रीय प्लाज्मिड जीनों के नियंत्रण में होता है और धीरे धीरे इसमें संक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब जब संक्रमण होता है तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें संक्रमण होता है तो गांठ का निर्माण हो जाता है। इससे पहले अपन पढ़ेंगे टीआई प्लाज्मिड के बारे में, अभी हमने पढ़ा भी है, वही है सेम टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड देखिए क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड हमने अभी पढ़ा है, उसकी संरचना का यहाँ वर्णन करेंगे, संरचना पढ़ेंगे। देखो टीआई प्लाज्मिड एक द्विविलडीय है, यानी कि द्विरज्जुक बोलेंगे, द्विरज्जुक डीएनए होता है। ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये द्विरज्जुक डीएनए होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, वर्ताकार डीएनए होता है। इसमें 150 से 250 किलो बेस का कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है, यानी उससे जोड़ने वाला कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है। लगभग अपन ये कहें 150 से 200 किलो बेस का होता है तो उसको लगभग अपन कह सकते हैं, 150 से 250 किलो बेस का होता है तो अपन उसको कह सकते हैं लगभग 200 किलो बेस का कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है। ठीक है, और ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर अगर इसको संवर्धित करते हैं तो ये विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि ये 28 डिग्री टेम्परेचर से कम का टेम्परेचर ही सहन कर पाता है। 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसका संवर्धन किया जाता है तो ये टीआई जो प्लाज्मिड है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और बैक्टीरिया की किरीट पिटिका व रोमिल मूल उत्पादन करने की क्षमता टीआई व आरआई प्लाज्मिड के कारण ही होती है। ये किरीट पिटिका क्या है, ये गांठ है। इस किरीट पिटिका किसको कहेंगे, ये जो गांठ बनती है उस गांठ को, अर्बुद को क्या कहेंगे, किरीट पिटिका। और ये किरीट पिटिका और रोमिल मूल का निर्माण किसके कारण होता है, दो प्लाज्मिड हैं, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के कारण ही होता है। फिर से सुनना, टीआई प्लाज्मिड एक द्विरज्जुक डीएनए होता है। इसमें 150 से 250 किलो बेस का कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है और एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर संवर्धित करने पर इसका जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और बैक्टीरिया में जो किरीट पिटिका, यानी इसको गांठ को बोलते हैं किरीट पिटिका, एवं रोमिल मूल उत्पादन करने की जो क्षमता आती है वो किसके कारण आती है, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के कारण। आरआई प्लाज्मिड के कारण क्या होता है, मूल उत्पादन की क्षमता होती है, रोमिल मूल। और टीआई प्लाज्मिड के कारण क्या होता है, गांठ का निर्माण होता है। ये किसकी वजह से होता है, इन दोनों की वजह से होता है, टीआई और आरआई प्लाज्मिड।
नेक्स्ट अपन इसके डायग्राम की बात करते हैं। टीआई प्लाज्मिड का डायग्राम। तो ये जो इसका भाग होता है इसको कहते हैं साइटोकाइनिन, यहाँ हार्मोन का ऑक्सिन साइटोकाइनिन, ये तो होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का स्राव करता है। इस बात को अपन कहें ऑक्सिन, और यहां से है ओपिन, अभी अपन ने पढ़ा था ओपाइन। इधर की जो सीमा होती है दाईं सीमा, ये कौन सी होती है बाईं सीमा, ये कौन सी होती है बाईं सीमा। तो मित्रों ये जो है ये होता है टीआई प्लाज्मिड। ये जो भाग है ये साइटोकाइनिन का स्राव होता है, ये ऑक्सिन, ये इसका भाग ओपाइन, ये दाईं सीमा है, ये इसकी बाईं सीमा है। यहां ये संक्रमण क्षेत्र है इसका, और यहां से प्रतिकृति स्टार्ट होती है, और ये ओपाइन मेटाबॉलिज्म होता है। इस प्रकार ये किसकी संरचना होती है टीआई प्लाज्मिड की। ओके, तो मित्रों आज हमने पढ़ा प्लाज्मिड वाहक द्वारा स्थायी जीन स्थानांतरण की विधि। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वायरस वाहक द्वारा अस्थायी जीन स्थानांतरण की विधि के। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कंजुगेटिव डीएनए होता है